यूपी और CWC की मीटिंग के बाद अलग तेलंगाना राज्य के प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लग गई। प्रस्ताव के मुताबिक हैदराबाद अगले 10 साल तक दोनों राज्यों की राजधानी रहेगी। आज शाम 4 बजे हुए यूपीए के सभी सहयोगी दलों की बैठक और फिर शाम 5:30 बजे हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अलग तेलंगाना राज्य के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। प्रस्ताव के मुताबिक तेलंगाना के 10 जिलों के मिलाकर अलग तेलंगाना राज्य का गठन किया जाएगा। जहां तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की राजधानी का सवाल है, अगले 10 साल तक हैदराबाद दोनों राज्य की राजधानी होगी और 10 साल के बाद हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया जाएगा और आंध्र प्रदेश के लिए अलग राजधानी बनाई जाएगी। हैदराबाद अगले 10 साल तक कॉमन कैपिटल रहेगा। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से कहा कि टीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस से कहा था कि अगर कांग्रेस अलग तेलंगाना राज्य की मांग मानती है तो टीआरएस कांग्रेस में अपना विलय कर देगी। सवाल उठता है कि क्या वाकई अब टीआरएस कांग्रेस में विलय करेगी। He has repeatedly given a statement that once the Telangana state is given, they will merge their party with the Congress party. कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में भी अलग तेलंगाना राज्य पर अंतिम मोहर लगेगी। तेलंगाना राज्य बनने के बाद कई छोटे राज्यों की मांग भी उठ सकती है। पहले कांग्रेस कोर ग्रुप, उसके बाद CWC, उसके बाद यूपीए के सहयोगी दलों द्वारा तेलंगाना को अलग राज्य बनाए जाने के बाद जो तेलंगाना भवन में इस तरह का कुछ उत्साह का माहौल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग मिठाई बचे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को लोग मिठाई खिला रहे हैं और मिठाई खिलाकर इस खुशी का जश्न मना रहे हैं। तेलंगाना देश का 29वां राज्य हो गया और 29वां राज्य तेलंगाना बन गया। इसके बाद अब इनके सभी सपने पूरे हो जाएंगे। इन्हें एक स्वाभिमान का अधिकार मिला और यही इसी खुशी का इजहार करते हुए ये लोग आज यहाँ जश्न मना रहे हैं। यूपीए द्वारा भी इसको मान्यता देने के बाद अब ये चाहते हैं कि संसद में जल्दी से जल्दी तेलंगाना के बिल को रख के इनका तेलंगाना दे दिया जाए और 10 जिलों के साथ जिसमें हैदराबाद इनका एक यूनिट टेरिटरी है उसके साथ इन्हें दिया जाए और यही इस जश्न का भी मकसद और इसी जश्न इसी खुशी का ये लोग इजहार कर रहे हैं। इनका सपना पूरा हो गया और इसी सपने को अब ये लोग हकीकत में बदलना भी कानून के रूप में जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीख पर एक बार फिर बगावत को हवा दे दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। ये पहली बार नहीं जब शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी लाइन से अलग जाकर नीतीश कुमार की तारीफ की है और इशारों ही इशारों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी पर सवाल उठाया है। मैं कहना चाहूँगा पीएम मटेरियल तो कोई भी हो सकता है, आप भी हम भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार यकीनन पीएम मटेरियल, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल पीएम मटेरियल है वो। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जेडीयू के 17 साल पुराने गठबंधन टूटने के पीछे नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। और विश्वासघात राजनीति में तो सब कुछ होता है, पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। अचानक आप किसी को विश्वास, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बिल्कुल सही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि नीतीश देश के बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। अच्छे मित्र हैं वो, लेकिन इस वक्त बात उसूलों की हो रही, सिद्धांतों की हो रही और आपसे जो बात हो रही इस वक्त कि उनको करना चाहिए। अगर पता चले तो शिष्टाचार के नाते सब कलीग्स है, सब सहयोगी हैं, अगर एक दूसरे का हाल चाल पूछें तो इससे और रिश्तों में और दोस्ती में मजबूती आती है। बीजेपी को चेतावनी देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें कार्रवाई का डर नहीं है। शॉटगन ने कहा कि वो पहली बार बीजेपी में शामिल हुए और यही आखिरी है। बिहार बीजेपी में बागियों से जूझ रही पार्टी को आज शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दे दिया तगड़ा झटका। माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी आलाकमान सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और नीतीश कुमार के समर्थन में बयान देने वाले बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामकिशोर सिंह को बीजेपी ने उनके पद से हटाते हुए कारण बताओ नोटिस दे दिया। राजनीतिक हलकों में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। शॉटगन बीते कई दिनों से मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पहले उन्होंने आडवाणी के बहाने मोदी पर निशाना साधा था, तब पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह अमेरिका में थे। तब ये बात उठी थी कि अमेरिका से लौटने के बाद राजनाथ इस पर फैसला लेंगे। राजनाथ लौट आए हैं और शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से मोदी पर बोल दिया है हमला और नीतीश को बता दिया है पीएम मटेरियल। हालांकि इस बार राजनाथ ये कहकर बच रहे हैं कि उन्होंने अभी शत्रुघ्न सिन्हा का बयान नहीं सुना है। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, तो शत्रुघ्न सिन्हा को कोई नोटिस भेजा जाएगा? अरे मैंने अभी आप लोग
बीजेपी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा के सुर उसी दिन बदल गए थे जब उन्हें नरेंद्र मोदी की टीम में जगह नहीं मिली थी। अब देखना होगा कि बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा से कैसे निपटती है। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया है। इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की हत्या के दोषी शहजाद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कल शहजाद की सजा पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला करार देते हुए शहजाद को मौत की सजा देने की मांग की थी, लेकिन बचाव पक्ष ने कहा कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में नहीं आता। आज साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह माना कि शहजाद का केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता, लिहाजा कोर्ट ने शहजाद के लिए उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। गौरतलब है कि बाटला हाउस एनकाउंटर में साकेत कोर्ट ने गुरुवार को शहजाद को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उसे इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की हत्या का दोषी मानने के साथ ही उसे हेड कांस्टेबल बलवंत और राजवीर सिंह की हत्या की कोशिश का भी गुनहगार माना है। साकेत कोर्ट ने शहजाद के ऊपर 50,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। इन 50,000 रुपयों में से 40,000 रुपए शहीद मोहनचंद शर्मा के परिवार को दिया जाएगा। 5 साल पहले 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हुआ था बाटला हाउस एनकाउंटर। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दावा किया था कि उसने 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के साजिशकर्ता का एनकाउंटर किया है। दिग्विजय सिंह समेत कुछ नेताओं का कहना था कि ये मुठभेड़ फर्जी थी। बाटला हाउस एनकाउंटर केस इसलिए भी चर्चा में आ गया था क्योंकि इस पर सियासत शुरू हो गई थी, लेकिन 5 साल बाद इंस्पेक्टर MC शर्मा की कातिल शहजाद को उम्र कैद की सजा दिलाकर दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली है। अपनी चार्जशीट में पुलिस ने कहा था कि उस मुठभेड़ के दौरान शहजाद ने MC शर्मा पर गोलियां चलाई थी और फिर वो अपने दोस्त जुनैद के साथ बालकनी से कूदकर फरार हो गया था। पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि ये सभी आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे और सभी अहमदाबाद और दिल्ली धमाकों में शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि इनकी प्लानिंग दिल्ली में और धमाके करने की थी। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने मोहनचंद शर्मा जैसा अपने एक जाबाज सिपाही भी खोया, लेकिन इसके बाद भी यह एनकाउंटर काफी सवालों के घेरे में रहा। एनकाउंटर पर सियासत होने के बाद बाटला हाउस एनकाउंटर केस दिल्ली पुलिस की साथ से भी जुड़ गया था। इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के कातिल शहजाद को आज उसके किए की सजा दिलवाकर दिल्ली पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। अदालत से शहजाद को उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद भी बाटला हाउस के लोगों को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। वो अभी भी इस बात पे अड़े हैं। उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसके साथ गलत हुआ है और इसको लेके वो ऊपरी अदालत में जाएंगे। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शहजाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले का तमाम राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है, जबकि बाटला हाउस में रहने वाले लोग शहजाद को निर्दोष मान रहे हैं। शहजाद के वकील का कहना है कि वो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट के लिए हमारे पास टाइम है 2 मंथ का, तो इन बिटवीन हम कभी भी जा सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन जितनी देर में हमारी हो जाए, जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। कोर्ट के फैसले पर शहीद इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के परिवार वालों ने भी असंतोष जताया है। मैं ये कहूँगा ये फैसला सही नहीं है, क्योंकि अभी टीवी में आ रहा था इस मोहनचंद शर्मा को मारने की पहले भी बहुत कोशिश की गई है कि वो आदमी कौन है, हमें पता लगना चाहिए कि कौन वो मारने वाले हैं और किसको किसने मारा है। मेरे को नहीं लगता कि एक आतंकवादी के केस में ये सब सिचुएशंस आनी चाहिए कि जिसमें ये सोचा जाए कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है या नहीं। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और इससे आतंकियों पर लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी। बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। फांसी की सजा लगो, क्योंकि आतंकवाद को कैसी दया। लेकिन इस नतीजे के बाद अब तो कांग्रेस को जनता से और देश से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने शहजाद के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी। लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं उन्हें उम्मीद की किरण जगी है और ऐसे में आने वाले समय में हाई कोर्ट में निश्चित रूप से वो बरी हो जाएगा और इसके लिए वो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने आज रेत माफिया को लेकर दिया विवादित बयान। आजम खान ने कहा कि कुदरत के माल पर सबका हक है। यूपी में अवैध खनन का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अवैध खनन पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने जिस तरह से बयान दिया है उससे तो यही लग रहा है कि अखिलेश सरकार में खनन माफियाओं की बल्ले बल्ले है। मुजफ्फरनगर में जिला योजना समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए आजम खान से अवैध खनन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुदरत के माल पर सबका हक है। सहारनपुर से लेकर मिर्जापुर से भाई कुदरत के माल पे तो सबका हक है। उसी चक्कर में आगे सस्पेंड हो गई। आप तो बहुत दिन छोटा किए ले रहे हो।
ये तो कुदरत का तोहफा है। राम नाम की लूट बची है, लूट सके तो लूट। आजम खान के बयान को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में रेत माफियाओं पर सरकार किस कदर मेहरबान है। तो सवाल उठता है कि क्या आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को रेत माफियाओं पर नकेल कसने की वजह से सस्पेंड किया गया? क्या रेत माफियाओं के दबाव में दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किया गया है? कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यूपी की सरकार रेत माफिया चला रहे हैं। आजम खान के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि क्या वाकई में ही यूपी में रेत माफिया का राज है? यूपी में आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर आज यूपी सरकार ने तोड़ी अपनी चुप्पी। अखिलेश सरकार का आरोप है कि निलंबन पर विपक्ष बेवजह सियासत कर रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद शायद ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी लामबंद हुई है। ग्रेटर नोएडा के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन पर विपक्ष के साथ साथ सूबे की ब्यूरोक्रेसी भी एकजुट हो गई है। पूर्व की बीएसपी सरकार में बड़े बड़े मुद्दों पर खामोश रहने वाली ब्यूरोक्रेसी अब दुर्गा शक्ति नागपाल के बहाने मौजूदा समाजवादी सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश में है। पूरा का पूरा आईएएस एसोसिएशन इस मसले पर सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है। सबकी यही मांग है कि दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस हो। इस पूरे मामले पर समाजवादी सरकार का कहना है कि आईएएस दुर्गा पर फैसला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लेंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरह से विपक्षी दल लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करके उसकी सीमाओं के पार जाकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन अब यूपी सरकार के लिए साख का सवाल बन गया है। देखना यह है कि सीएम अखिलेश अब दुर्गा शक्ति के निलंबन पर क्या फैसला लेते हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में बीसीसीआई को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा है तगड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर 2 सदस्य कमेटी की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। फिक्सिंग पर जांच रिपोर्ट आने के बाद बीसीसीआई के अधिकारियों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही थी उसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले से 2 दिन में ही काफूर कर दिया। फिक्सिंग पर बीसीसीआई ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी जिसने जांच पूरी कर बीसीसीआई के सचिव को सौंप दिया। माना जाता है कि उस जांच में फिक्सिंग के आरोप में फंसे श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन, राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा और इंडिया सीमेंट को क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक तरफ जहां बीसीसीआई द्वारा गठित जांच कमेटी को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया, वहीं जांच रिपोर्ट को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैर कानूनी पाया। बॉम्बे हाईकोर्ट का डंडा पड़ने के बाद श्रीनिवासन एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं। फिलहाल इस मामले में श्रीनिवासन ने चुप्पी साध रखी है। फिक्सिंग के बाद जिस तरह से आनंद फानंद में जांच कमेटी बनाई गई और जांच रिपोर्ट भी आ गई, उसे देख के तो यही लगता है कि फिक्सिंग की जांच में कहीं न कहीं फिक्सिंग भी जरूर हो रही है। मुंबई में बारिश के बाद बदहाल हुई सड़कों की मरम्मत का मुआयना करने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद निकले। उन्होंने जगह जगह चल रहे गड्ढे भरने के कामों का निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी सियासी पार्टियों ने जनता की सुध लेनी शुरू कर दी है। मुंबई की बदहाल सड़कों से परेशान आम लोगों को निजात दिलवाने के लिए बीएमसी की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के पार्टी अध्यक्ष खुद बीती रात मुंबई की सड़कों पर चल रहे गड्ढे भरने के काम का जायजा लेने निकले। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे और मुंबई के मेयर सुनील प्रभु भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने काम का जायजा लिया और मुंबई वासियों को जल्द मुंबई की सड़कों पर मौजूद हजारों गड्ढों की समस्या से निजात दिलवाने की बात कही। गिरने के बाद पता चलेगा, समय लग सकता है। मुंबई की जो गड्ढे पहले गड्ढे कितने गिन लो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं बताऊं। लोगों को जो तकलीफ बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, लिहाजा ये जिम्मेदारी शिवसेना की बनती है कि मुंबई की सड़कों को दुरुस्त रखे। भोपाल पुलिस ने आज 2 गुंडों को सड़क पर पीटते हुए उनका जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक दोनों शातिर अपराधी हैं और दोनों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। भोपाल की सड़क पर सरेआम जिन 2 लोगों को पुलिस पीट रही है, ये भोपाल के जहांगीराबाद इलाके के हिस्ट्री शीटर हैं। इनमें से एक का नाम अकबर तो दूसरे का नाम मेहराज है। इनमें अकबर हिस्ट्री शीटर है जबकि मेहराज पर भी लूटपाट की गई घटनाएं दर्ज है। इन दोनों ने पिछले दिनों भोपाल के बाणगंगा इलाके में कुछ युवकों को लूटा था। तब से पुलिस इन्हें तलाश रही थी। आज दोनों को अलग अलग इलाके से पकड़कर जबरदस्त तरीके से पीटते हुए थाने लाया गया। इलाके के लोग जहां पुलिस की इस कार्रवाई से खुश हैं, वहीं मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि पुलिस को किसी के भी साथ इस तरह के बर्ताव का हक नहीं है।
दिल्ली में चैन स्नेचरों का सामना करते हुए घायल हुई एक लड़की। चैन स्नेचर बदमाशों ने खुद को घिरता देख लड़की को मारी गोली। वारदात दिल्ली के झिलमिल इलाके की है। सुबह सुबह घर की साफ सफाई के दौरान कोमल को घर के बाहर एक महिला की चीख सुनाई थी। कोमल ने बाहर निकलकर देखा, 2 बाइक सवार बदमाश एक महिला से चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे। कोमल मौके पर पहुंच गई और चेन स्नैचर बदमाशों का डटकर सामना किया। कोमल के जाबाज हौसलों के सामने बदमाशों की हिम्मत जवाब दे गई। दिल्ली की ये दिलेर बेटी हाथ में झाड़ू लिए बाइक सवार बदमाशों से मुकाबला कर रही थी, लेकिन खुद को मुसीबत में घिरा देख बदमाशों ने कोमल पर गोली चला दी। बदमाशों के पिस्टल से निकली गोली उंगली को चीरते हुए कोमल के सीने में जा लगी, जिसके चलते दिल्ली की दिलेर बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। दिल्ली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं कोमल के दिलेरी की कहानी जो कोई भी सुन रहा है वो कोमल के हौसले को सलाम कर रहा है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का आज ऐलान हो गया। रेपो रेट में कटौती नहीं होने के चलते ईएमआई घटने की सारी उम्मीद आज खत्म हो गई। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट और सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है, लिहाजा रेपो रेट 7.25%, रिवर्स रेपो रेट 6.25% और सीआरआर 4% पर कायम है। वहीं बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 10.25% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई का अगला मिड क्वार्टर रिव्यू 18 सितंबर 2013 को होगा। साथ ही आरबीआई की अगली क्रेडिट पॉलिसी 29 अक्टूबर 2013 को घोषित की जाएगी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2014 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 5.7% से घटाकर 5.5% कर दिया है। आरबीआई का मानना है कि महंगाई को लेकर परेशानियां बढ़ी हैं। आगे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और रुपए की गिरावट से महंगाई बढ़ सकती है। आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव का कहना है कि डॉलर में मजबूती के चलते विकासशील देशों की करेंसियां कमजोर हुई है। अगर करेंसी बाजार में स्थिरता आती है तो हाल में उठाए गए कदमों को वापस लिया जा सकता है। सीमा पर जवानों की मुस्तैदी और चौकसी ने आज एक और मिलिटेंट घुसपैठ को नाकाम बना दिया। आज सेना ने 2 मिलिटेंटों को सीमा पर मार गिराया। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटों के दौरान सेना ने आतंकी घुसपैठों की कोशिश को नाकाम करते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया। आज कश्मीर के हंदवाड़ा में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया। सेना के मुताबिक मारे गए घुसपैठियों के साथ और भी कई आतंकी हैं, जिनकी तलाश में सेना के जवान जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। सेना को मिली सूचना के मुताबिक आधी रात के बाद स्वचालित हथियारों से लैस लगभग 5 आतंकियों के एक दल ने एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास किया, लेकिन वहां गश्त कर रहे जवानों ने उन्हें देख लिया और उसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। मारे गए मिलिटेंटों से मिले भारी मात्रा में हथियार ये बताने के लिए काफी है कि मिलिटेंट पूरी तैयारी के साथ तबाही को अंजाम देने के लिए भारत में आए थे। 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। कार्यक्रम की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और न्यूजीलैंड के वेलिंगटन से एक साथ की गई। साल 2015 में खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मौजूदा विजेता भारत को उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप ए की टीमें हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड। वहीं ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड को शामिल किया गया है। विश्व कप के पहले मैच में मेजबान न्यूजीलैंड की टीम 14 फरवरी 2015 को क्राइस्टचर्च के मैदान में श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच खेलेगी, जबकि दूसरा डे एंड नाइट मैच उसी दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला जाएगा। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के ही खिलाफ एडिलेड में 15 फरवरी 2015 को होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल 29 मार्च 2015 को मेलबर्न में खेला जाएगा। फरवरी मार्च 2015 में होने वाले वर्ल्ड कप में 49 मैच खेले जाएंगे। ये टूर्नामेंट कुल 44 दिन तक चलेगा। इस वर्ल्ड कप में 10 टेस्ट मैच खेलने वाली टीमें और 4 क्वालिफाइड टीमें हिस्सा लेंगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एटीएम में आ रहे करंट की वजह से हुई एक बच्चे की मौत। गुस्साए लोगों ने एटीएम में जमकर की तोड़फोड़। चश्मदीदों के मुताबिक ज्यादा बारिश होने की वजह से एटीएम के आसपास पानी भरा हुआ था और एसबीआई एटीएम के ठीक बगल में बिजली का खंभा है, जिसकी वजह से एटीएम के गेट में करंट आ गया। सलमान नाम का बच्चा बारिश में भीगते हुए एटीएम तक पहुंचा और एटीएम के गेट में आ रहे करंट की चपेट में आ गया। इलाके के लोग बच्चे को पास के अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इलाके के लोगों का आरोप है कि एटीएम में कटे हुए तार की वजह से करंट आ गया था, जिससे बच्चे की मौत हुई। बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने एटीएम में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों का आरोप है कि बैंक की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई। उधर बैंक के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।